देखो भाई, जो लास्ट वाला लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन ने एप्लीकेशंस देखी थी, 3 एप्लीकेशंस थी डायमेंशंस की। ठीक है, तो उसी का एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इफ़ f इक्वल टू a प्लस डी एक्स, ये मेरे को एक इक्वेशन गिवन है जहाँ पे f मेरे को गिवन है कि भाई f तो फोर्स है और x डिस्टेंस है, और a और b जो है ना वो दोनों क्या हैं, कोई क्वांटिटीज़ होंगी, मेरे को नहीं पता क्या हैं। ठीक है, तो मेरे से पूछ ये रहा है कि जो a और b है ना उनकी डायमेंशन मेरे को फाइंड करनी है। तो देखो f के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, f क्या है, फोर्स है। x के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, x क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन a और b के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। तो a और b क्या है ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, किससे फाइंड कर सकता हूँ, डायमेंशन निकाल के। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई इसकी डायमेंशन क्या है तो डायमेंशन से यूनिट पता चल जाएगी, और यूनिट किस क्वांटिटी की है वो मेरे को पता चल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो डायमेंशन में मैंने एक सिंपल प्रिंसिपल सीखा था ना, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, वो अप्लाई करूँगा। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू, मतलब हर एक साइड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई वेट में वेट ऐड होगा तो वेट आएगा, वेट में कभी भी लेंथ अपन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ये 3 साइड्स हैं, f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देर आर 3 साइड्स। तो हर एक साइड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेट प्लस वेट इक्वल टू वेट, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम, मतलब जो भी है क्वांटिटी, हर एक का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हर एक का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि भाई f का डायमेंशन a के इक्वल होना चाहिए और bx का डायमेंशन भी f के इक्वल होना चाहिए या फिर a के इक्वल होना चाहिए। तो f का डायमेंशन पता है मेरे को क्या होता है, फोर्स m1 l1 t-2 पढ़ चुके हैं पहले। इसका मतलब a का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम, m1 l1 t-2, मतलब a भी क्या है, a भी फोर्स है। ठीक है, ऐसे ही bx इक्वल टू क्या है, f, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन x। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 अपॉन में x क्या हो गया, डिस्टेंस, किसमें, मीटर में, डायमेंशन क्या हो गया l1, तो x का डायमेंशन हो गया l1। तो b को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, m1 l1 से l1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, t-2। तो मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है, m1 t-2 है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके a और b दोनों का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली कंपटीशन में यहाँ इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन वो टाइप का क्वेश्चन है जब मैंने कहा था कि भाई अपन को कोई नया एक सिस्टम बना के भी दे सकता है। अपन के पास क्या है, 3 सिस्टम है, CGS, FPS और MKS, और चौथा जो अपन अभी रूटीन में है SI वाला। इन सिस्टम के अलावा मैंने कहा था कि अपन को ऐसे भी बोल सकता है कि एक नया सिस्टम बना लिया अपन ने, बना सकते हैं अपन। उस नए सिस्टम में ये मान सकते हैं कि भाई अपन लेंथ को मीटर से ना मेजर करके अपनी किसी क्वांटिटी से मेजर करें, वेट को केजी में मेजर ना करके अपनी किसी क्वांटिटी से मेजर करें, या फिर टाइम को सेकंड में मेजर ना करके अपनी कोई नई क्वांटिटी बना ली, कोई भी नाम रख दिया उसका, उससे मेजर करें। ठीक है, तो अपन जो भी क्वांटिटी उसमें बनाएंगे, जो बेस लेंगे, वो अपन फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं उसको। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी। बाकी सब की यूनिट और बाकी सब के डायमेंशन किससे बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो अपन जो भी नया सिस्टम अपना मानेंगे, ठीक है, उसमें अपन को कुछ बेस तो लेना पड़ेगा, तो उसमें बेस अपन क्या लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेते हैं। और उस नए सिस्टम में अपन अपने जो अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे पहले के 2 एग्जिस्टिंग सिस्टम हैं, एक तो SI है और एक CGS है, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वो कन्वर्जन ही तो हो गया। तो ऐसे ही क्या किया है, ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई कोई सिस्टम है, मैंने बना लिया नया सिस्टम, उस नए सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो 3 हैं, एक तो फोर्स है, एक वर्क है और एक वेलोसिटी है। ऐसा ही सिस्टम में मैं MLT, मास, लेंथ और टाइम लेता हूँ उनकी जगह। मेरा जो नया सिस्टम मैंने माना है, लेट किया है, उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तो फोर्स है, एक वर्क है और एक वेलोसिटी है। अब क्या हुआ कि मेरा सिस्टम तो चेंज हो गया, तो अब टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी रहा नहीं,
अब मेरे वाले नए सिस्टम में टाइम क्या हो गया, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो अब टाइम की इस सिस्टम के अंदर मेरे को क्या फाइंड करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि मेरा जो नया सिस्टम है इसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज़ होंगी वो सब मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी। मतलब अगर टाइम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है इस नए सिस्टम में, तो टाइम का डायमेंशन, टाइम की यूनिट या टाइम खुद किस पे डिपेंड करेगा, इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस को किससे शो करते हैं अपन, प्रोपोर्शनलिटी साइन से। इसका मतलब टाइम जो है, टाइम वो डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स पे, वर्क पे, वेलोसिटी पे। अब क्या होता है कि भाई ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं, पावर रेज करते हैं, और जो पावर रेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशन। वो डायमेंशन ही अपन को ये बताती हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर कितने टाइम्स डिपेंड कर रही है, यही तो बताती है। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा सिस्टम में क्या था, L1 T-1, मतलब वेलोसिटी लेंथ पे 1 टाइम डिपेंड करती है, टाइम पे -1 टाइम्स डिपेंड करती है। ऐसे ही टाइम भी तो फोर्स पे, वर्क पे, वेलोसिटी पे कितना, किसी ना किसी टाइम्स पावर रेज करने पे डिपेंड करता होगा। तो अपन को पावर तो रेज करनी पड़ेगी, वो पावर भले ही जीरो बाद में आ जाएगी सॉल्व करने पे, लेकिन कोई ना कोई पावर तो होगी। तो मैं ही ऐड कर लेता हूँ कि फोर्स पे तो A टाइम्स, वर्क पे B टाइम्स और वेलोसिटी पे C टाइम्स डिपेंड करती है। अब वही प्रिंसिपल लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि भाई दोनों साइड के डायमेंशन सेम, तो पुट कर लो डायमेंशन। डायमेंशन पुट करें तो क्या हो जाएगा भाई, ये T, टाइम का डायमेंशन क्या होता है T1, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दिया, कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, पावर कितनी हो जाएगी A। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1 L2 T-2, कर चुके हैं पहले सॉल्व, क्या हो जाएगा पावर V। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1 T-1, पावर कितनी है C। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों साइड का सेम होगा डायमेंशन, तो दोनों साइड की पावर सेम होनी चाहिए। अब तो कंपेयर करना है बस सॉल्व करके, तो कंपेयर कर लें। ये इधर M तो है ही नहीं, तो M0, L भी नहीं है L0, और T क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू K का तो डायमेंशन हो ही नहीं सकता क्योंकि K तो कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन न्यूमेरिकल कांस्टेंट का नहीं होता, ये पहले अपन ने बता दिया लास्ट लेक्चर्स में। तो K का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ही नहीं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करो, M1A तो M पावर A इधर से आएगा, M1B M पावर B इधर से आएगा, और इधर M तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा M पावर A प्लस B। L का पावर A इधर से आएगा, 2B इधर से आएगा, तो ये A इधर से आ गया 2B, और उधर से क्या आ जाएगा माइनस का C, सॉरी प्लस का C। ठीक है, ऐसी T का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इधर से तो माइनस का 2A, ठीक, इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 2B, और उधर से क्या आ जाएगा माइनस का C। ठीक है, कर लिया सॉल्व। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर दूं, दोनों साइड के डायमेंशन सेम। इसका मतलब कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू 0, A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और -2A माइनस का 2B और माइनस का C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व कर दूँ तो A इक्वल टू क्या आ गया -B। ठीक है, अब क्या करें, इनको सॉल्व कर लें इधर से। तो ये इधर A और B माइनस के हैं, इधर प्लस के हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होंगे, इधर से कर लो। चलो, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है A प्लस बी इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2A प्लस 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। यहाँ -2A और -2B है, ये +2A और +2B कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो C की वैल्यू निकल सकती है इधर से। ठीक है, तो 3 और 4 को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B और माइनस का C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 0 1। LHS में LHS ऐड कर दिया, RHS में RHS ऐड कर दिया, सिंपली कैंसिल आउट। तो C इक्वल टू क्या बच गया, बच गया -1।
c इक्वल टू -1 आ गया तो आगे क्या करें कि भाई a इक्वल टू -b है और c इक्वल टू -1 है, तो किसी भी एक में पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, पावर रेज कर सकते हैं, a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई जो टाइम का फॉर्मूला है वो उसमें फोर्स पे कितने टाइम डिपेंडेंस है, वर्क पे कितने टाइम्स डिपेंडेंस है और वेलोसिटी पर कितने टाइम्स डिपेंडेंस है। तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, आ जाएंगी तीनों पावर्स। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन का कोई नया सिस्टम भी बना दे तो उस नए सिस्टम में अपन अपनी पुराने वाले जो डायमेंशन है, पुराने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी मेरे को क्या दे रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रहा है कि भाई वेलोसिटी का इक्वेशन है v इक्वल टू AT प्लस b अपॉन टी प्लस सी, ये इक्वेशन मेरे को दे रहा है। अब यहाँ v तो बता ही दिया कि भाई v क्या है, वेलोसिटी है, t के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी, t क्या है, टाइम है। अब a b और c ये 3 मेरे पास अननोन क्वांटिटीज़ है, मुझे नहीं पता क्या है, पर मेरे को ये फाइंड करनी है, इनका डायमेंशन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब हर एक साइड का डायमेंशन सेम। तो मान लो ये वेट है तो ये भी वेट एडिशन में, ठीक है, और ये पूरा भी वेट, ठीक, और इधर भी एडिशन हो रहा है, इधर भी तो वेट प्लस वेट ही आएगा, तभी तो वेट ही आना चाहिए, क्योंकि पूरा तो वेट ही आना चाहिए। मान लो अगर इधर लेंथ है तो फिर सब कुछ लेंथ ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस v का डायमेंशन ET के इक्वल होगा। ठीक है, इस v का डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी के इक्वल होगा, लेकिन साथ में c का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि भाई इधर भी तो वेट प्लस वेट, अगर पूरा वेट है तो वेट प्लस वेट ऐड होना चाहिए, पूरा लेंथ है तो लेंथ प्लस लेंथ ऐड होना चाहिए, पूरा अगर टाइम है तो इधर भी टाइम प्लस टाइम ही तो ऐड होना चाहिए। सही है ना राघव? तो क्या हो गया कि भाई c का डायमेंशन भी किसके इक्वल होना चाहिए, t के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई c का तो डायरेक्ट निकल जाएगा डायमेंशन। c का डायमेंशन क्या हो गया, क्या हो गया c का डायमेंशन t1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m0 s0 t1 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा भाई, ये दूसरा इधर से निकल जाएगा, a का डायमेंशन v इक्वल टू 80 है, तो v इक्वल टू 80 है तो क्या हो गया कि भाई v का डायमेंशन तो L1 t-1 और इक्वल टू a, और ये t नीचे आ जाएगा इधर से, t मतलब टाइम का डायमेंशन क्या आ गया, t1 से t1 कैंसिल आउट हो गया, -1 ये ऊपर जाएगा, -1 है ना, L1 ये भी ऊपर जाएगा, -1 पहले से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन L1t-2 निकल गया a का डायमेंशन। और क्या रह गया, b का निकाल सकते हैं। अब b का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी के इक्वल ही होगा v अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन। अब टाइम है t तो टाइम प्लस टाइम इक्वल टू क्या आता है, टाइम, मतलब इसके पूरे का डायमेंशन क्या होगा, टाइम ही तो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई v इक्वल टू मैं ले रहा हूँ b अपॉन टी प्लस सी, ये ले रहा हूँ ना, तो v वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1 इक्वल टू b अपॉन टाइम प्लस टाइम, डायमेंशन तो टाइम ही आएगा, 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड ही आएगा, और सेकंड का डायमेंशन क्या आएगा, t1। ऐसे ही ना, ऐसा थोड़ी करेंगे t1 प्लस t1, भाई जब ऐड कर देंगे इसको अपन 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड ही आ जाएगा, टाइम ही आएगा, और टाइम का डायमेंशन सिग्नल टाइम t1। ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व इसको। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1t-1 और ये t1 इधर से आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1। तो पता चल कर सकते हैं अपन, डायमेंशन आ गई क्वांटिटी कि भाई c तो क्या है, टाइम है, a जो है वो L1t-2 किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का, a एक्सेलरेशन है, और b क्या है, L1 मतलब लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, a b c तीनों का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट में भी कराया था, ये भी कराया है थर्ड वाला, तो इसी तरह के क्वेश्चन अपन को कॉम्पिटिशन में जनरली मिल जाते हैं। आगे चलें।
देखो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है वही टाइप का क्वेश्चन जो लास्ट टाइम अपन ने किया था, होमोजेनिटी वाला ही। इसमें से क्या क्वेश्चन तो वही बनेगा होमोजेनिटी का, बस क्या कर सकता है, फंसा सकता है, टफनेस चेंज कर सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता, लेवल चेंज करेगा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है कि रिलेशन दे रखा है अपन को, है ना, किस किस का, एक तो प्रेशर P का, वॉल्यूम V का और टेम्परेचर T का, ठीक है, विच इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। P तो प्रेशर है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और ये V माइनस B इक्वल टू क्या दे रखा है, RT, ठीक है। ये क्या है, अपन अभी 11th में आगे आएगी, वॉन डेर वाल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे अपन ने PV इक्वल टू NRT पढ़ी है ना, उसी पढ़ी है कि PV इक्वल टू NRT, उसी का करेक्शन है ये, ठीक है, आगे आ जाएगी ये 11th में ही। तो ये इक्वेशन मेरे को दे रखा है, ठीक है, ये रिलेशन है P, B और T का। अब देखो P तो प्रेशर है पता है, V वॉल्यूम है पता है, T टेम्परेचर है ये भी पता है अपन को, R गैस कांस्टेंट होता है ये भी पता है अपन को, PV इक्वल टू NRT में अपन ने पढ़ा है। अब A और B बोल रहा है कांस्टेंट है। अच्छा, अपन अब तक तो ये कहते आए हैं कि भाई A तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट की डायमेंशन हो सकती है, कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है, एक तो होता है डायमेंशन वाला कांस्टेंट और एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे कि C है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन C तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का तो डायमेंशन होता है L1T-1, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन वाला कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ई की पावर, है ना, ये सब क्या हो गए, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गए। 1 2 3 4 5 इनका कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, तो वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गए, है ना। मतलब अब तक जिस कांस्टेंट के बारे में अपन बात करते हैं ना, जिसका डायमेंशन नहीं होता, वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, मतलब नंबर में जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है ना, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इसकी वैल्यू होती है, डायमेंशन भी इसका निकाल सकते हैं, तो ये डायमेंशन वाला कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह A और B ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन है, तो क्या डायमेंशन है वो मेरे को फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ अगेन होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई जितने भी टर्म है इसके सबका डायमेंशन सेम। अच्छा देखो यहाँ भी तो प्लस ही हो रहा है, यहाँ भी मान लो ये वेट होती, दोनों तो वेट प्लस वेट ही होता, लेंथ होती है लेंथ प्लस लेंथ ही होता है, या माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो भी सब्ट्रैक्शन भी तो सेम क्वांटिटी में से ही होता है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। तो A और B तो निकाल लें, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे फिर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से P का डायमेंशन तो A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, और B का जो डायमेंशन है वो V के इक्वल होना चाहिए। इसको तो सिंपली यहाँ से निकाल दे, V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था, L3, सिंपली तो M0 L3 और T0 निकल गया B का डायमेंशन, सीधा सीधा, ठीक है। सेकंड यहाँ से निकाल लो भाई, A इक्वल टू P, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन L2, लेंथ इंटू लेंथ एरिया होता है, और इक्वल में क्या हो गया, A अपॉन V वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का L3 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, L6। सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन इजीली, इक्वल टू क्या हो गया, M1 L1 T-2 इंटू में क्या आ जाएगा, L6 अपॉन में क्या आ जाएगा, L2, क्या बच गया, M1 T-2 बचेगा, L1 L6 L7 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, L की पावर 5। तो A का डायमेंशन क्या आ जाएगा, M1 L5 T-2। कर सकते हैं इजीली सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, अननोन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एंगल वाला। एंगल जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा एक और लिस्ट है जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अपन बोलते हैं। तो एंगल और सॉलिड एंगल किस में आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में आते हैं, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो एक एंगल वाला क्वेश्चन और देखते हैं अपन।
ये देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन को कि ये वेव का इक्वेशन दे रखा है, वेव एंड ऑक्सीलेशन 11th में आएगा, वैसे तो 9th क्लास में भी था थोड़ा सा। वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी मीडियम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस जनरेट होता है उसको अपन वेव बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ उससे क्या हो रहा है, जो मीडियम है इसमें डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, वो डिस्टर्बेंस आपके ईयर्स तक जा रहा है तो साउंड वेव जा रही है वो, ठीक है। तो वेव का जो इक्वेशन होता है आएगा 11th क्लास में आगे, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू ए साइन और फिर यहाँ एंगल लिख के, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि एक वेव का इक्वेशन है मेरे पास, और वेव का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। इस वेव के इक्वेशन में देखो y तो डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, a जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसकी डायमेंशन तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वली होगी, ठीक है। आगे बोल रहा है साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है, टी टाइम हो गया और एक्स भी वापस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो ये क्या है, ये साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, तो साइन थीटा एंगल आ गया, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, 0। मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब इसका अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ तो m0 l0 और t0, यही तो होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस पूरे का जो डायमेंशन है, इस पूरे का जो डायमेंशन है वो क्या है, m0 l0 और t0। तो ये पूरे का डायमेंशन अगर m0 l0 t0 है तो इसकी हर एक टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा, m0 l0 t0। मतलब पूरी टर्म अगर लेंथ है तो लेंथ 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 ही तो होगी, पूरी टर्म अगर वेट है तो वेट 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 ही तो होगी। तो पूरी टर्म का डायमेंशन अगर m0 l0 t0 है तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा, वही m0 l0 t0, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही प्रिंसिपल लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए टी, इसका डायमेंशन भी m0 l0 t0 है ना, बी एक्स, इसका डायमेंशन भी m0 l0 और t0, और c इसका डायमेंशन भी m0 l0 t0। यही a का डायमेंशन फाइंड करना है मेरे को, तो a इक्वल टू m0 l0 t0, ये t फॉर टाइम इधर चला जाएगा, t1 ऊपर जाएगा तो m0 l0 t -1 आ गया एक डायमेंशन। b का इधर से आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हो गया, m0 l0 t0, x इज डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l1, तो b इक्वल टू क्या आ गया, m0 l-1 और t0 आ गया b का डायमेंशन। और c का तो सीधा सीधा पता ही है अपन को, m0 l0 और t0। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, एंगल्स में से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। भाई पूरे का क्या हो जाएगा 0, तो इंडिविजुअल टर्म का भी क्या होगा 0। ऐसी क्या है, लॉग में कोई टर्म दे रखी हो, ठीक है, किस में दे रखी हो, लॉग टर्म, उसका भी डायमेंशन क्या होता है 0, ठीक है। e की पावर में कुछ दे रखा हो, उसका डायमेंशन भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अगर लॉग से या e की पावर से क्वेश्चन आ जाए तो वो बिल्कुल इसी तरह क्या कर देंगे अपन, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। cos 2πt/t, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को दे रखा है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है कि कोई बुक है, उस बुक में ये 4 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो बुक है ना, उस बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, और प्रिंटिंग मिस्टेक से इनमें से कुछ फॉर्मूलाज क्या हो गए, गलत हो गए हैं। और अपन को ये पता करना है कि इनमें से कौन से फॉर्मूला तो रॉन्ग हैं और कौन से फॉर्मूला राइट हैं, ठीक है। मतलब वेरिफिकेशन करना है अपन को। तो वेरिफिकेशन अगर अपन को करना है तो प्रिंसिपल तो वो एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी से करना है वेरिफिकेशन। क्या कहता है वो कि हर एक साइड का, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का, एंगल का, सॉलिड एंगल का, लॉग की टर्म का, ई की पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नहीं होता।
अब मेरे को अगर इन चारों फॉर्मूलाज को चेक करना है, इन सब में एंगल आ रहा है, ठीक है। अब सब में अगर एंगल आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एंगल वाली टर्म है उसका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 0 है तो मतलब मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं है तो इनकरेक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के अंदर ये साइन 2πt/t ये है ना। अब यहाँ क्या है कि भाई साइन 2πt/t ये दे रखा है, तो इसका पूरे का डायमेंशन क्या होना चाहिए, m0 l0 और t0। तो इसके अंदर जो टर्म है उसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, यही m0 l0 और t0, यही होना चाहिए। देखो 2π तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये टाइम का t1, ये टाइम का t1, क्या हो गया m0 l0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, t0। इसका मतलब एंगल की जो टर्म है उसका डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0। इसका मतलब अपना फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है ना। सेकंड वाले को देख लो, ये रहा सेकंड वाला, y = a sin vt। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई sin vt डायमेंशन क्या होना चाहिए इसका, m0 l0 t0, है कि नहीं, चेक कर लें। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1, ये क्या हो गया टाइम का डायमेंशन t1 -1 + 1 कैंसिल आउट, क्या बचा 0 नहीं आ रहा, इट इज नॉट इक्वल टू m0 l0 t0। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना सेकंड वाला, ये कैसा है, ये रॉन्ग फॉर्मूला है, ठीक है, पता चल जाएगा इजीली। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला क्या है कि भाई साइन t/a ये टर्म है एंगल वाली, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, m0 l0 है क्या, t टाइम t1, a क्या हो गया एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, लेंथ ही तो होती है L1, तो क्या हो गया T1 और L -1 आ रहा है क्या 0, M0 L0 T0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी कैसा है, रॉन्ग है। फोर्थ वाला चेक कर लें। तो फोर्थ वाले में क्या है कि भाई देखो ये दे रखा है v = a√2 और ये दे रखा है साइन 2πt/T प्लस कॉस 2πt/T, यही तो गिवन है। पूरे का 0, m0 l0 और t0, साथ में ईच टर्म का भी तो डायमेंशन वही होना चाहिए, तो इसका भी क्या होगा, यही सेम m0 l0 t0। तो इसका मतलब 2πt/T इसका भी क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 ही होना चाहिए। फाइंड करो, इधर भी सेम टर्म है, तो 2πt/T, तो 2π का तो होगा ही नहीं, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। t फॉर टाइम ऊपर t1 और नीचे t भी टाइम t1 कैंसिल आउट, m0 l0 t0 आ गया। इसका मतलब फोर्थ वाला फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है। तो अपन चेक कर सकते हैं कि वही फर्स्ट वाला फोर्थ वाला करेक्ट है, थर्ड वाला और सेकंड वाला कैसा है, अपना फॉर्मूला रॉन्ग है। तो इस तरह अपन फॉर्मूलाज को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बस हो गया, आगे समझ में।